क्रूड ऑयल की जो प्राइस गिर रहे हैं वो भी ग्लोबल मार्केट में, तो इसको बताएं कि किस सेक्टर को फायदा होगा और किस सेक्टर में थम्स डाउन है। आपने काफ़ी शानदार सवाल पूछा। देखिए, सबसे बड़ी बात जो लगातार मैं कह रहा हूँ कि चेरी ऑन द केक कह लीजिए, कह दिए सिल्वर लाइन जो है, वो क्रूड ऑयल का जिस तरह से गिरावट देखने को मिली है ना, वो भारतीय बाजारों के लिए और इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी खबर है। हम अपने जितनी ज़रूरत है ना क्रूड, उसका 85% तक जो है ना इम्पोर्ट करते हैं, और इन्फ्लेशन जो बढ़ता है, महंगाई जो बढ़ती है, उसकी एक सबसे बड़ी वजह जो है ना क्रूड ऑयल की कीमतें होती हैं। बिल्कुल। जिस तरीके से आरबीआई गवर्नर ने इस बार अभी हमने देखा क्रेडिट पॉलिसी के समय उन्होंने जिस तरीके से बयान दिए कि हमें महंगाई को लेकर चिंता नहीं है, 4% का उन्होंने रखा है अपना टारगेट, तो इससे साफ उनको लगता है कि क्रूड यहाँ से ज़्यादा गिरेगा नहीं। अब क्रूड अगर यहाँ से ज़्यादा और कमज़ोर होता है तो किन कंपनियों को फ़ायदा होता हुआ दिखेगा? पहले वो कंपनियाँ जो क्रूड का डिस्ट्रीब्यूशन करती है, खासतौर पर ऑयल मार्केटिंग कंपनियाँ, जो OMCs कंपनियाँ हैं जो क्रूड को बेचती हैं, उनको फ़ायदा होता हुआ दिखेगा क्योंकि उनकी मार्जिन कम, खरीदारी का कॉस्ट उनका कम हो जाएगा और उनको फ़ायदा होता है। दूसरा, वो कंपनियाँ जो बतौर रॉ मटेरियल क्रूड का इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे आपको पता है मेडिसिन में भी क्रूड ऑयल का इस्तेमाल होता है, पेंट जो घरों में इस्तेमाल किया जाता है उसमें भी क्रूड ऑयल का इस्तेमाल होता है। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, कम से कम 50 से 60 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं इंडिया में जिसमें बतौर रॉ मटेरियल जो है क्रूड का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्रूड जितना सस्ता होता है, ऑटोमोबाइल सेक्टर को लेकिन बहुत ज्यादा इससे फायदा नहीं होगा मुझे लगता है। कुछ सेक्टर्स को फायदा होगा, जैसे वो जो स्पेयर पार्ट्स, हाँ, जो कंपनियां लुब्रिकेंट बनाती है उनको बड़ा फायदा होता हुआ दिखेगा। क्योंकि आपने बिल्कुल सही बात कहा कि जैसे कुछ कंपनियां हैं ऑटोमोबाइल में, मैं उनका नाम तो नहीं लूंगा स्टॉक्स के, लेकिन उन कंपनियों की आमदनी का एक बड़ा हिस्सा अमेरिका से आता है, वो यूरोपियन कंट्रीज से आता है, अब चीन से आता है। अब अगर इन देशों में टैरिफ बढ़ते हैं, टैरिफ वॉर शुरू होता है, तो निश्चित रूप से वो अपना एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, वहाँ कॉस्टिंग ज़्यादा हो जाएगी तो उनकी कमाई कम होगी, तो उसका सीधे तौर पर असर तो होगा ही कुछ ऑटो कंपनियों पर। कमाई की बात आपने की, अब बात बचत की भी कर लेते हैं, खर्चे की कर लेते हैं, EMI की बात कर लेते हैं। ब्याज दर जो घटाई गई है तो उससे EMI पर क्या असर होने वाला है? जिन लोगों ने घर लिया हुआ है, अब एक एग्जाम्पल के तौर पे ले लें, किसी का अगर मान लीजिए 20 लाख रुपए का लोन चल रहा है, 30 लाख रुपए का लोन चल रहा है, 20 साल के लिए चल रहा है, तो एवरेज कितना फर्क आ जाएगा और EMI फिर वो लोग जाके अपना कैलकुलेट कर सकते हैं, बैंक में जाके डिटेल बाकी ले लेंगे। मुझे ये पता था कि आप सवाल पूछेंगे, क्योंकि पिछली बार जब हम शो कर रहे थे तो बार बार आप EMI को लेकर ही सवाल पूछ रहे थे। देखिए, जिस तरीके से 2 बार ब्याज दरें घटाई गई हैं RBI की तरफ से, और जो पहली बार घटाई गई थी वो तो कोरोना के बाद घटाई गई थी, तो 0.5% के आसपास जो है ना ब्याज दरें घट गई हैं, 50 बेसिस पॉइंट अब तक घट चुकी हैं, आधा % सस्ता हो चुका है ब्याज दरें। तो इसका अगर लोन के हिसाब से कैलकुलेशन करें, अगर किसी के पास जो है 20 साल का लोन है और वो लोन की अमाउंट अगर उनके पास 30,000 रुपये है, तो उनको समझिए कि साल का जो है 11,484 रुपये के आसपास बचेगा। यानी कि उनकी जो कुल रकम है, जितना लोन है, उसमें करीब अब तक जो है 2,30,000 के आसपास का फायदा होता हुआ दिखेगा। अगर किसी के लोन का अमाउंट जो है 50 लाख से ज़्यादा है तो उनको 20,000 होगा, किसी के लोन अमाउंट जो है उससे ज़्यादा है तो उस आप सापेक्ष में आप देखते जाएं तो कमोबेश कह सकते हैं कि 12,000 से लेके जो है ना 60-70,000 के आसपास के रेंज तक का लोगों का जो है सालाना जो है अब EMI कम होती हुई दिख सकती है, अगर उन्होंने फ्लोटिंग पे लिया, जनरली सामान्य तौर पर फ्लोटिंग पे ही लिए थे। बिल्कुल। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग सवाल मेरा और है, मान लीजिए किसी के EMI में ये चेंजेस आ गए, बचत हो रही है, अब उनके पास 2 ऑप्शन होती हैं, या तो वो टेन्योर को कम कर लें, बिल्कुल, या वो EMI के अमाउंट को कम कर लें, बिल्कुल। तो समझदारी वाली सलाह क्या रहेगी? देखिए, इसमें दोनों चीज़ें कह सकते हैं। कुछ लोगों का तो इसमें अलग अलग नज़रिया है। कुछ लोगों का कहना होता है कि टेन्योर को कम कर ले, और कुछ लोगों का कहना होता है कि आप अपने EMI को कम कर लें। ठीक है, वो आपको ये देखना होगा कि आपकी क्षमता कितनी है और आपकी ज़रूरतें कम है। उसमें मैं एक ये सलाह दे सकता हूँ कि अगर आपकी EMI कुछ बचती है तो आप एक काम कर सकते हैं कि उस रकम का पूरा हिस्सा या आधा हिस्सा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इंडिया में। और कुछ समझ में नहीं आता है तो आप इंडेक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, निफ्टी के इंडेक्स कई सारे फंड्स हैं उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। एटलीस्ट ये पिछले आप देखेंगे ना गौरव कि पिछले 5 सालों का अगर आप नज़रिया लेते हैं तो सामान्य तौर पे 4 से लेकर 6 के बीच में इन्फ्लेशन रेट रहता है। ठीक है, अब अगर आप किसी फंड्स में, इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं या कुछ ऐसे स्टॉक्स में जो सालाना 12% का रिटर्न दे रहे हैं, तो इन्फ्लेशन को वो बीट कर रहे हैं, इन्फ्लेशन को बीट कर दिया, और इनफैक्ट आप जो EMI दे रहे हैं परसेंटेज भाई, उसको भी बीट कर रहे हैं, उसका आपने ब्याज वहां से निकाल लिया। हाँ, तो एक बड़ा हिस्सा जो है आप वहां से निकाल सकते हैं, तो उस पैसे को और उसमें थोड़ा और पैसा आप जोड़ के जो है आप SIP कर सकते हैं, और अच्छी कंपनियों में आप चाहें तो इन्वेस्ट भी कर सकते हैं अपने वित्तीय सलाहकार के रास्ते। तो इस पैसे का इस्तेमाल आप इस तरीके से कर सकते हैं। Zee News।